एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 16 है। 15 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कि सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप लोग जो है कि टेस्ट को देख नहीं रहे हो। ठीक है, लगभग 22 लाख लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन देखने वाले बहुत कम हैं। तो प्लीज़ आप लोग देखा कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए, फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो या जैसे भी हो। ठीक है, तो अभी जो है कि आज क्या करेंगे आप लोग कि वीडियो देखने से पहले आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और फिर वीडियो देखेंगे। ठीक है, और कमेंट्स करना मत भूलिए कि कमेंट्स करके बताइए कि हाँ कैसा लगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? कर्जन, मिंटो, लिटन, रिपन। देखिए इल्बर्ट बिल ये किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब? तो 1884 ईस्वी में। ठीक है, 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है कि इल्बर्ट बिल जो है कि प्रस्तुत किया गया था। देखिए इल्बर्ट बिल क्या था? देखिए जो भी भारतीय न्यायाधीश हैं उनको अधिकार दिया गया था कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ और किसका, यूरोपीय नागरिकों के केस की सुनवाई करें। ठीक है, ये अधिकार मिला था भारतीय न्यायाधीशों को कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ यूरोपीय नागरिकों के भी कोई केस की सुनवाई ये करेंगे। पहले क्या था, पहले जो यूरोपीय नागरिक थे उनकी सुनवाई कौन करता था? तो यूरोपीय न्यायाधीश करते थे। लेकिन अब इस बिल के बाद जो है कि भारतीय न्यायाधीश को भी अधिकार मिल गया। ठीक है, देखिए जो यूरोपीय थे उन्होंने यह कर करके विरोध करने लगे कि कोई भी जो भारतीय न्यायाधीश है वो यूरोपीय आपराधिक मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस वजह से जो है कि काफ़ी विरोध कर रहे थे। ठीक है, और इसके चलते जो है कि क्या किए ये लॉर्ड रिपन, ठीक है, इसके चलते जो है कि रिपन ने इस बिल को वापस ले लिया। और ये रिपन थे, इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? 1919, 1932, 1937, 1935। देखिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो कि पूना समझौता किया गया। क्वेश्चन आता है कि पूना समझौता कब किया गया या फिर पूना समझौता जो कि किसके किसके बीच किया गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो पूना संधि की गई वो की गई 24 अगस्त 1932 को। कब की गई? 24 अगस्त 1932 को। ये पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल में किया गया। ठीक है, देखिए समझौते में क्या था कि अम्बेडकर जी जो है कि क्या चाहते थे, पृथक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। अम्बेडकर जी पृथक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, लेकिन इस संधि में, इस समझौते में उन्होंने क्या किया कि जो पृथक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे उसको वापस ले लिए और जो संयुक्त निर्वाचन का सिद्धांत था उसको स्वीकार किए। लेकिन यही नहीं, उन्होंने वो तो मतलब मांग जो कर रहे थे वो वापस ले लिए और ये जो है कि संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिए। लेकिन हरिजनों के लिए पहले सुरक्षित सीटें कितनी थी? 71 थी। ठीक है, लेकिन इन समझौते के बाद जो है कि हरिजनों के लिए कितनी सीटें हो गई? 148 सीटें हो गई। ठीक है, तब जाकर के ये समझौता हुआ। पहले 71 थी, बाद में समझौता के बाद 148 हो गई। ठीक है, मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती है क्योंकि बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्र विकिरण करती है। अधिकांश समय आकाश स्वच्छ रहता है। बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्र अवशोषण करती है। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है? क्योंकि देखिए ये चीज़ है ना, कोई भी वस्तु, पहले विकिरण के बारे में हम जानते हैं कि विकिरण होता क्या है। कोई भी वस्तु निश्चित ताप पर विभिन्न प्रकार की ऊष्मा तरंगे प्रसारित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। ठीक है, देखिए लघु या दीर्घ तरंगे के रूप में ये होता है। विकिरण जो होता है ये लघु और दीर्घ तरंगे के रूप में होता है। जो बालू है ये जो कि ऊष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्र विकिरण करती है, जिसकी वजह से मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती है। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन।
सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय, एल्पाइन वन, झाड़ीदार वन। सदाबहार वन, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए सदाबहार वनों का दूसरा नाम है उष्णकटिबंधीय वन। सदाबहार वन, सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कि वर्ष भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान रहता है, इस वजह से वो जो है कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। देखिए सदाबहार वन जो है ना 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं सदाबहार वन। कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए केंद्र, हीरे को काटना एवं हीरो की पालिश, जहाज तोड़ने का उद्योग। कांडला कहाँ पे? ये कांडला जो है कि गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है? तो कांडला गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह एक प्रकार का जो है कि प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है ये? तो एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कि मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन? कांडला। तो ये क्या है? एक बंदरगाह है, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? केरल, कर्नाटक, बिहार, उत्तरांचल। कौन सा भारतीय राज्य है जिसको मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? कौन है? तो वो है आपका केरल। केरल को भारतीय राज्य का मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि केरल में जो है कि काली मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है, जीरा, लौंग, इलायची, इन सब का उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल में होता है। अगर देखा जाए राज्यों में तो केरल जो है कि अग्रणी राज्य है मसाले के उत्पादन में, ठीक है। तो ये भी अगर क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ पे होता है, तो केरल में। इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया था। सबसे बड़ी टंगस्टन खानी, सबसे बड़ी यूरेनियम खानी, सबसे बड़ी कोयला खानी, सबसे बड़ी अभ्रक मतलब माइका की खानी। देखिए किसकी खोज के लिए जो आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली है ये विश्व के मानचित्र पर आ गया था, किसके कारण? तो ये जो है कि यहाँ पे सबसे बड़ी यूरेनियम की खाने की वजह से जो है कि ये आ गया था मानचित्र पर, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या था। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक था? 1974 से 79 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन कब था? 1974 से 1979 तक। बट 79 के पहले 78 में ही ये पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, मतलब ये 4 साल चली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, इसका मुख्य लक्ष्य था। लेकिन इसके साथ साथ भी अनिवार्य शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, ये भी सब इसके उद्देश्य थे। मेन उद्देश्य क्या था कि गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भर प्राप्त करना, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। और इसका टाइम ड्यूरेशन कब तक था? तो 1974 से 1979 तक था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। देखिए अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में ही पढ़े 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन था 1974 से 1979 तक। लेकिन ये कब ख़त्म हो गई? 1978 में ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि 1978 में ये जो है कि जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में, और इन्होंने पंचवर्षीय योजना ख़त्म कर दिया 78 में ही। हालांकि ये 79 तक थी, लेकिन ये 78 में ही इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। इस वजह से बाकी 8वीं पंचवर्षीय योजना
92 से 97 तक रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक हस्तक्षेप है। यह अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। बात की जा रही है जननी सुरक्षा योजना की, ठीक है। देखिए, जननी सुरक्षा योजना, पहले तो ये बता दूं कि इसका उद्देश्य है कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, ठीक है। और यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है कि एक हस्तक्षेप है और ये जो है कि भारत सरकार द्वारा ये मतलब केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चालू किया गया है, ठीक है। और यह कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 2 अप्रैल 1900 यह स्टार्ट किया था 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है। 12 अप्रैल 2005 को ये स्टार्ट किया गया, तो ये भी सही है। और यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है कि एक हस्तक्षेप है और इसका उद्देश्य है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना और यह एक जो है कि केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। यह क्या है? मतलब ये भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है, तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है। यहाँ लिखा है कि नहीं है और यहाँ पूछा जा रहा है कि सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। चौथा, SIDBI इसका घोतक है स्मॉल इंडस्ट्रियल डिजाइन बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, स्मॉल इनोवेशन डेवलपमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंकर इंस्टीट्यूट। पूछा जा रहा है कि SIDBI इसका घोतक है। देखिए, अगर हम बात करेंगे SIDBI का, SIDBI इसका तात्पर्य है जो है कि लघु उद्योग विकास बैंक से है, जो कि स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है। ये जो है कि वित्तीय संस्थान है और इसका ये उद्देश्य है कि भारत में जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमी हैं उनके विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करना, ठीक है। और ये जो है कि देखिए संसद अधिनियम के द्वारा जो है कि 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना किया गया था SIDBI का। तो इसका पूछा जा रहा है यहाँ पे फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया। 26वें, 27वें, 24वें, 25वें। देखिए, आज की डेट में कौन है RBI का गवर्नर? शक्तिकांत दास है। जब उर्जित पटेल जी ने इस्तीफा दिया उसके बाद से RBI का गवर्नर जो है कि शक्तिकांत दास को बनाया गया, ठीक है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं 25वें नंबर के गवर्नर। देखिए, अगर हम बात करें RBI की, ठीक है, तो RBI की स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। और इसका कहाँ पे किया गया था इसका स्थापना? तो कोलकाता में किया गया था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। तो कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरण हुआ इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय? तो 1937 में ट्रांसफ़र हुआ। पहले कहाँ था? पहले था कोलकाता में, बट आज के डेट में कहाँ पे है? मुंबई में है। कब मुंबई में बना? तो ये 1937 में ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। देखिए, 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को जो है कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किसका? RBI का, ठीक है। और इसके पहले जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? इसके पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। आज के डेट में शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें हैं। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसके द्वारा सुरक्षित है। कौन सा है? तो ये है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है।
और ये अधिकार जो है कि नागरिकों के साथ साथ किसको है, तो विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? अमेरिकी, आयरिश, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश। पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ पे है? भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान में कहाँ पे है? तो भाग 4 में है, अनुच्छेद कहाँ से? 36 से 51। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके बारे में बताया गया है भाग 4 में। ठीक है। और ये जो है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, मतलब कि आयरिश से। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 12। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है? तो ये रखा गया आपका अनुच्छेद 14 में, कानून के समक्ष समानता। अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, तो 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 की हम बात करें तो लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता है। एंड अनुच्छेद 12 की बात करें तो ये जो भाग 3 में प्रायोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है इसमें, अनुच्छेद 12 में। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? जनपद पंचायतें, ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं, जिला परिषदें, अंचल पंचायतें। पूछा जा रहा है कि जो पंचायत समिति है ये किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो देखिए, ये जो है ना आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज है हमारे यहाँ। ठीक है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मतलब पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद। ठीक है। इनसे मिलकर के जो है कि ये बना है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज। ठीक है। देखिए, एक ज़िले में जो है कि कई सारे ब्लॉक होते हैं और ब्लॉक के लिए क्या होता है? पंचायत समिति का गठन होता है, जो कि अपने प्रत्येक कार्य के लिए जिला परिषद के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए? तो जिला परिषद के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? तो वो किया गया है आपका 11वीं अनुसूची में। देखिए, जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। 10वीं अनुसूची की हम बात करें तो इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और इसे 52वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1985 में, तब जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची, देखिए ये पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, तब जोड़ा गया। क्योंकि देखिए, जब संविधान बना था तो हमारे यहाँ संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियाँ थी। ठीक है। तो ये 9वीं अनुसूची पहला ही संविधान संशोधन किया गया था 1951 में और तभी जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची की हम बात करें तो 12वीं अनुसूची जो है कि इसमें नगर पालिका की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है और ये 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, तब ये जोड़ी गई। ठीक है। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? केंद्रित तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां, पैर। पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुश्रिता के प्रभावित होता है? तो देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस ये जो है कि हड्डी की कमजोरी मतलब कमज़ोर स्थिति है ये। ठीक है। इसकी वजह से जो है कि फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है, तो ये जो है कि हड्डियों की संरचना एवं शक्ति को प्रभावित करती है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा अपना। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी। गर्दन से उसे कोई लाभ नहीं है और मात्र एक संयोग है। उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है, जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जीवित रहते हैं।
अफ्रीकी सवाना के विशेष मौसम का परिणाम है। पूछा जा रहा है कि डार्विन के विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जिराफ की जो लंबी गर्दन होती है उसका क्या रीज़न है। तो देखिए ये क्या है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो जिराफ हैं ये ऊंचे पहाड़ों पर पत्तों तक पहुंचने, मतलब ऊंचे पहाड़ों के पत्तों तक पहुंचने के वजह से, मतलब प्रयास किया इन्होंने, इसके कारण ये बनी। मतलब क्योंकि देखिए पत्ता ऊपर रहेगा तो ये उसको पकड़ेंगे खाने के लिए, तो धीरे धीरे ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि ये प्रयास करते गए और इस वजह से जो जिराफ की लंबी गर्दन है वो इस कारण से है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण ये बनी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। हैंत्सांग, मेगास्थनीज, फाहियान, सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। देखिए मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? इंडिका नामक ग्रंथ। और इस ग्रंथ में मेगास्थनीज ने 7 प्रकार के जातियों और पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के बारे में वर्णन किया है इंडिका में मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में कि स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र पार्टी एक ये भारतीय उदारवादी राजनीतिक पार्टी थी जो कि 1959 से लेकर 1974 तक जो है कि ये विद्यमान रही और इसकी स्थापना जो है कि सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा किया गया था। चौथा ऑप्शन सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अगर किसी परमाणु क्रमांक 17 है और उसका द्रव्यमान संख्या क्या है? 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है हिस्ट्री विद श्री 25। फेसबुक पे मेरा पेज है हिस्ट्री विद श्री के नाम से और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है UPPCS और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते ही तुरंत आप यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए इन सब सारे जगहों पे भी इस तरह से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।